सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। आज मैं आप लोगों से फाइनल पार्ट कोशिका विभाजन का लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सामान्य ज्ञान परिवार की इस मुहिम में शेयर करके और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। अगर आपको 1% भी हमारी बात समझ में आती है और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है, तो कृपया ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। बस यही इच्छा लेकर मैं आज की ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखें। अर्धसूत्री विभाजन, हमने लास्ट वीडियो में समसूत्री विभाजन के बारे में टोटल जो डिटेल थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? किसी भी गुणसूत्र का, जैसे मान लो हम एक मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र जब विभाजन के दौरान, विभाजन के बाद आधे हो जाएं, किसी भी विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जब आधी हो जाती है तो उस तरह के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये विभाजन युग्मक कोशिकाओं में ही, यानी कि जो कोशिकाएं युग्मक का निर्माण करती हैं, केवल उन्हीं कोशिकाओं में होता है, सभी में नहीं होता। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ये इसका स्पेशल नाम है, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि पूरे शरीर में तो समसूत्री विभाजन होता है। तो केवल मात्र हमारी कुछ विशेष कोशिकाएं, जिनको जनन कोशिकाएं कहते हैं, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितना बढ़िया और शानदार प्रश्न बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। जवाब है किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं ही तो युग्मक बनाती हैं। आप देखिए, जैसे एक नर की कोशिका 46 गुणसूत्रों का 23 गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह मादा कोशिका भी 46 गुणसूत्र वाली कोशिका वापस से 23 गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ध्यान से देखिए। तो यानी एक नर कोशिका और एक मादा कोशिका जब निषेचन के दौरान मिलते हैं तो पुनः एक नई कोशिका यानी युग्मनज तैयार होता है, जो कि 46 गुणसूत्र का होता है। कहते हैं कि ये जो आने वाली पीढ़ी है उसका प्रथम कोशिका है। ये प्रथम कोशिका है। सोचने वाली बात है। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के जो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले ही अर्धसूत्री विभाजन होकर आधी हो जाती है ना, ताकि मिलने के बाद वापस पूरी हो जाए। यानी जीवों के शरीर में जो हमारा जो गुणसूत्र एकदम फिक्स रहता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार अर्धसूत्री विभाजन है। अगर ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो कभी भी एक जीव जब दूसरी जीव से लैंगिक जनन करता तो उसके गुणसूत्र डबल हो जाते। एक पीढ़ी में डबल और अगली पीढ़ी में पता नहीं क्या हो जाता। सोच के देखिए, मतलब कि चिंपैंजी, बनमानुक में भी 46 गुणसूत्र होते हैं, इंसान में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। एक छोटे से गुणसूत्र की टांग छोटी हो जाती है, उसकी वजह से देखिए क्या से क्या हो गया, कहाँ वो बनमानुक, कहाँ मनुष्य। तो सोचिए अगर डबल हो जाते गुणसूत्र तो संरचना ही कुछ और बन जाती। मतलब संसार में तो फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। एक पीढ़ी, फिर एक जाति एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाती, दूसरी पीढ़ी में कोई और ही जाति आ जाती। तो ये जो गॉड ने, जो प्रकृति ने बनाया है, बड़ा ही शानदार बनाया है। ये मतलब एक मैकेनिज्म, एक साइंटिफिक क्या कहते हैं, नियम है, एक लॉ है कि मतलब गुणसूत्र, मतलब कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी करनी जरूरी है, नहीं तो लैंगिक जनन के दौरान वो कभी भी पूरी उतनी नहीं हो पाएगी। सवाल एक बहुत शानदार चीज़ है। तो यानी इसलिए सिर्फ एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं, उसमें ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से देखिए बढ़ना, है ना, नई डाली आना वृक्ष की, ये सब चीज़ें बताया था मैंने आपको। हर चीज़, मतलब वृद्धि, कोशिका एक से ज़्यादा हो जाना, है ना, जीवाणुओं की वृद्धि 2, 4, 6, 8, इस तरह, अलैंगिक जनन सब हो सकता है। लेकिन लैंगिक जनन का जो आधार है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन है। लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है, इस बात को समझिए। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसीलिए यही कारण है कि इसको न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। न्यूनकारी विभाजन, न्यूनकारी विभाजन। मैं इसके बारे में बड़ा ही शॉर्ट बताऊंगा, इससे ज़्यादा इसको डीप जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ +2 वालों को डीप जाना है, बाकी सबको नहीं जाना है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक होता है मियोसिस सेकंड। ये 2 प्रकार के होते हैं। मियोसिस फर्स्ट ओरिजिनल वाला अर्धसूत्री विभाजन होता है, सारे गुणसूत्र यहीं आधे हो जाते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकंड, ये एक तरह का समसूत्री टाइप का विभाजन होता है। इसमें कुछ भी वो नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, वही सारे चक्र चलते हैं। तो मैं पहले मियोसिस फर्स्ट बता देता हूँ। मियोसिस फर्स्ट में जैसे ये कोशिका है,
कोशिका के अंदर वही एस प्रावस्था, वही सारी प्रावस्था इंटरफेस में चलने के बाद में लास्ट में क्या होता है कि ये कोशिका का केंद्रक विलीन हो जाता है और कोशिका में चतुष्कों के निर्माण हो जाते हैं। चतुष्कों के निर्माण हो जाते हैं तो जो गुणसूत्र होता है, ध्यान देने वाली बात है, इसकी सबसे लंबी अवस्था वही प्रोफेज होती है। प्रोफेज हम सब लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया आई पास माई ऑल टेस्ट के हिसाब से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं। इनमें से प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि अगर मियोसिस फर्स्ट है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट है, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ये सारी की सारी जो प्रावस्थाएं हैं ये इसमें आएंगी। तो प्रोफेज फर्स्ट पूरे अर्धसूत्रीय विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट। इसकी इस अवस्था की छोटी छोटी अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन की अवस्थाएं होती हैं? इसकी होती है लेप्टोटीन, है ना, जाइगोटीन, पैकिटीन, लेजी जेब्रा पोंडर डेयर डिजास्टर। मैंने इसको ऐसे याद किया था, आप भी चाहें तो कर लीजिए, लेजी जेब्राज पोंडर डेयर डिजास्टर। ठीक है, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकिटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया और डाइकाइनेसिस हो गया। तो ये 5 उप प्रावस्थाओं से मिलकर प्रोफेज बना होता है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में जाने से वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बारे में कभी और फुर्सत से मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, वो सिर्फ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही रहेगा। अभी तो आप थोड़ा सा इसको 10th लेवल तक ही क्लियर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रावस्थाएं होती हैं, छोटी छोटी और अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, इसी में एक अजीब सी घटना होती है। उस घटना के दौरान क्या होता है कि ये देखिए, एक गुणसूत्र का ये टुकड़ा इस गुणसूत्र पे चढ़ जाता है। ये पहले तो लिपटते हैं, लेप्टोटीन में लिपटते हैं, फिर उसके बाद में इनके टुकड़े आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान के बाद में फिर ये छूटते हैं और फिर साइड में चले जाते हैं। इन प्रोसेस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन आता है। तो क्या होता है कि ये वाला जो टुकड़ा है ये उठ के इसके ऊपर चला जाता है और ये वाला टुकड़ा उठ के इसके ऊपर चला जाता है। इस घटना को जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये जीन विनिमय की घटना प्रोफेज फर्स्ट में होती है। एग्जाम में यहीं तक पूछा जा सकता है कि भाई जीन विनिमय की घटना कहाँ होती है, तो जीन विनिमय की घटना प्रोफेज फर्स्ट में होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें से कुछ जीन उठ के इसमें चले जाते हैं। यही रीज़न है, इसी जीन विनिमय के कारण माता पिता की सारी संतानें एक जैसी नहीं हो सकती। क्या पता भाई किसी में 500 करोड़ चले गए हो, किसी में 500 करोड़ एक चले गए हो, तो मतलब अरबों खरबों जीन्स एक से दूसरी जगह जाते हैं। एक जीन्स में छोटा सा इधर से उधर जाने की वजह से शक्लें चेंज हो जाती हैं। यही रीज़न है कि पूरी दुनिया में विविधता पाई जाती है। तो विविधता का सबसे बड़ा आधार जीन विनिमय है, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इस तरह से जीन विनिमय हो जाता है। जीन विनिमय के बाद में फिर वही सारी अवस्थाएं हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको समसूत्रीय विभाजन में बताया था। समसूत्रीय विभाजन में वही दोनों तरफ तारक काय पहुंच जाते हैं, तर्कों का निर्माण हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेज में हो जाती है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, यही जो जीन विनिमित गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने पिछले वीडियो में आपने आराम से किया हुआ है, इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और व्यवस्थित होने के बाद में फिर अब इनका मुंह कहाँ होता है, एनाफेज, मतलब एना की तरफ जाने लगते हैं, यानी एनाफेज के हिसाब से ये पहुंचने लग जाते हैं। और पहुंचने के बाद में फिर टेलोफेज वाले में 2 विशेष प्रकार के केंद्रक तैयार हो जाते हैं और बाद में संकुचन की वजह से ये 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई भाई। अब इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में मान लो अगर युग्मक हैं तो 23-23 वाली, अब ये पुत्री कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन से पुनः विभाजित हो जाएंगी। जब अर्धसूत्रीय विभाजन से विभाजित हो जाएंगी तो अब अर्धसूत्री सेकंड, मियोसिस सेकंड जिसको बोलते हैं, तो अर्धसूत्रीय विभाजन बिल्कुल समसूत्रीय विभाजन जैसा ही होता है, सेम वही चीज़ होता है। इसे कभी एग्जाम में नहीं पूछते हैं इस तरह से, ये एक प्रकार का समसूत्रीय विभाजन ही है। तो इस तरह से ये आपके पास कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो एक समसूत्रीय विभाजन से एक अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। तो नर में तो ये चारों कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन मादा में क्या होता है, ये 3 रिड्यूस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और चौथे को पोषण देके इसको बड़ा कर देती हैं और अंडे का निर्माण होता है। इसीलिए अंडा शुक्राणुओं से बड़ा होता है। तो ये तो था अर्धसूत्रीय विभाजन। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था और मैं भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वायरस क्या है। वायरस जीवन और निर्जीव पदार्थों के बीच में एक योजक कड़ी है। जब ये जंतु कोशिका में होता है तो जंतु कोशिका में तो ये बिल्कुल विभाजित होता है, जनन करता है। तो जनन का गुण तो केवल जीवों में होता है, तो इस जनन के गुण के कारण हम उसको सजीव मान लेते हैं।
लेकिन जब वो कोशिका के बाहर होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का स्वयं में जनन नहीं होता है, तो इसलिए उसको निर्जीव मान लिया जाता है। तो ये योजक कड़ी है भाई, तो ये ध्यान रखना। तो एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ये विषाणु आप लोग ये देख रहे हैं, ये कोशिका है और ये कोशिका का आपके पास केंद्रक है और केंद्रक में ये डीएनए है। इस चीज़ को जरा ध्यान से समझना। और विषाणु क्या करता है, विषाणु एक प्रोटीन का खोल होता है इस तरह का, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग डीएनए या आरएनए कह देते हैं, है ना। अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो डीएस प्रकार का विषाणु कहलाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड है तो एसएस प्रकार का। तो ये डीएस और एसएस तो इनके नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। तो डीएनए क्या होता है कि इसका जो डीएनए होता है, जैसे ही ये होस्ट कोशिका के संपर्क में आता है, इसका डीएनए सीधे कोशिका में घुस जाता है और घुसने के बाद में आपको ये काला निशान दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस तरह से ये हमारी कोशिका के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए से समाकलित हो जाता है, डीएनए में एग्रीगेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और ये जैसे जैसे कोशिका समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है, जैसे जैसे विभाजित होती है, जैसे जैसे विभाजित होती है, वैसे वैसे ये भी जो विषाणु है विभाजित होता है ना। कमाल की बात। अब आप खुद सोचिए, दुनिया की कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसके, अब कोई कोशिका में थोड़ी घुसेगी कोई मेडिसिन तो बाहर ही होती है ना। अब ऐसे करके अगर मान लीजिए कोई 4 दिन बाद 5 दिन बाद कोई विषाणु अपना प्रभाव प्रकट करता है, इसका मतलब जैसे ही वो घुसा 4-5 दिन तक तो वो कोशिका के विभाजन के साथ करोड़ों मात्रा में अपनी संतति बना लेगा। जैसे मान लो एड्स का विषाणु है, 4 साल बाद वो प्रकट होता है, यानी उसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 साल है। तो सोचो 4 साल में हमारी जो CD4 की कोशिकाएं हैं उन तो सभी को वो संक्रमित कर देता है। उसके बाद ये अपनी विषाणु की पीढ़ियां बनाता है, ऐसे बिल्कुल इस तरह की विषाणु, मतलब होस्ट कोशिका के अंदर का ही सामान यूज़ करके ये प्रोटीन बनाता है, कवच बनाता है, खोल, कैप्सिड, और ये जेनेटिक मटेरियल बना के और फिर उसके बाद जब बुरी तरह से कोशिका को तोड़ देता है। तो ये तो थी विषाणु के बारे में। तो पहली जो चक्र है जिसमें ये चुपचाप से अंदर बैठ जाता है और इंक्यूबेशन तक का वेट करता है, इस पूरे प्रक्रिया को लाइसोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें तो एक ही प्रश्न बनता है शानदार, और वो प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा, मतलब कि वह कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो कोशिका के अंदर की वस्तुओं का ही इस्तेमाल करके कोशिका को नष्ट करता है। तो जवाब होगा विषाणु, क्योंकि विषाणु कोशिका के डीएनए का प्रयोग करके विभाजन का कार्य करता है। यानी कि भाई इतना सा काम होता है इसमें। और उसके बाद देख लीजिए विषाणु कितना खतरनाक है। आज सब पूरी दुनिया कोविड-19 से पीड़ित है। वैसे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारे पास एक इतिहास है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इतिहास एडवर्ड जीनर का। एडवर्ड जीनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक मानते हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स का एक भाई होता है जिसको काऊ पॉक्स कहते हैं। मैंने भाई क्यों बोला अब देख लेना, काऊ पॉक्स बिल्कुल दोनों का मिलता जुलता मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्या होता है कि ये काऊ पॉक्स तो गायों में चिकन पॉक्स फैलाता है, जबकि जो चिकन पॉक्स है वो मनुष्यों में फैलाता था। तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया कि गाय के सीरम से काउपॉक्स को निकाल लिया और उसके बाद उसको जंतु को, मतलब मनुष्य में प्रवेश करा दिया। तो मनुष्य की कोशिका ने सोचा अरे ये तो चिकन पॉक्स आ गया है। तो मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र थी, प्रतिरक्षा तंत्र ने उसके खिलाफ 3-4 दिनों में, 5-7 दिनों में प्रतिरक्षा बना ली और दिमाग में सेव कर दिया। जब सच्ची मुच्ची का चिकन पॉक्स वाला विषाणु आया तो फिर उसी जो प्रतिरक्षी बनाया था, उसी प्रतिरक्षा तंत्र से, उसी प्रतिरक्षी से उस जीवाणु को, उस विषाणु को भी नष्ट कर दिया। सोचने वाली बात है, अगर काऊ पॉक्स नहीं होता तो आज भी, सोचने वाली बात है, अगर काऊ पॉक्स नहीं होता तो आज भी हम चिकन पॉक्स की दवाई नहीं ढूंढ पाते और मेरे ख्याल से आधी दुनिया या तो समाप्त हो चुकी होती या कहीं किसी के मुंह पे छेद या कुछ जरूर, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती। लेकिन भगवान अगर कोई जीवाणु या विषाणु देते हैं तो उसका तोड़ भी जरूर देते हैं। अगर एक नेटल पौधा उगता है तो उसका एंटीडोट भी उसके साथ उगता है। तो अगर ये प्राकृतिक की आपदा है तो मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों को जरूर बिल्कुल कोविड-19 से मिलता जुलता कोई प्रभेद मिले जो मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसकी वजह से मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा जरूर बन जाए। तो ज़रूर इस बारे में थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हो सकता है किसी
मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जहाँ से जो इसका स्रोत हो कोविड-19 का, अगर वहाँ से इसका कुछ मिले। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये आरएनए विषाणु है। तो आरएनए विषाणु जो होता है भाई, आरएनए विषाणु तो एड्स का भी है, अभी तक उसका वैक्सीनेशन नहीं मिला है। लेकिन खुशी की बात ये है कि जो ये विषाणु है ये बहुत ज़्यादा म्यूटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ये उत्परिवर्तित नहीं होता है। लास्ट जो मैंने अपडेट पढ़ा था उसके हिसाब से तो अभी इंडिया में एक ही प्रकार का चल रहा है। तो भगवान करें बस जल्दी इसकी वैक्सीनेशन बन जाए और हम सब लोग इस लॉकडाउन से मुक्त हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पर चलेंगे, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। आने वाली जो वीडियो होंगी बहुत ही धमाकेदार होंगी। बायोलॉजी में छोटी छोटी बातों को हम लेकर चलेंगे आसान भाषा में। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।